तो बच्चों आपके पेपर का नाम जी आपके पेपर का नाम है इनकम टैक्स। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। हम बच्चों से जानना चाहेंगे, बताओ बच्चों 5 हेड्स होते हैं, ये कौन सा हेड है? ये कौन सा हेड है? बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये जो है हेड नंबर 1 है। बिल्कुल सही, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आइए जरा देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा पहला हेड है। तो चलो पता लगाएं कि दुनिया की कौन कौन सी इनकम जो यहाँ टैक्सेबल होगी। दुनिया की कौन कौन सी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, ध्यान दीजिए बच्चों। अगर अगर पैसा देने वाले पेयर, अगर पैसा देने वाले और अगर पैसा पाने वाला, दो लोग हैं, एक आदमी पैसे दे रहा है, एक आदमी पैसा पा रहा है। अगर पैसा देने वाले और पैसा पाने वाले, अगर दोनों में नियोक्ता कर्मचारी संबंध है, अगर पैसा देने वाले और पैसा पाने वाले में नियोक्ता कर्मचारी संबंध है, जो पैसा मिला है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और अगर पैसा देने वाले और पैसा पाने वाले में नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, तो जो पैसा मिला है वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। यानी हमको पता करना है बच्चों, हमें पता करना है जो पैसा दे रहा है क्या वो एम्प्लॉयर है कि नहीं, नियोक्ता। नियोक्ता बोले तो आसान शब्दों में बॉस कह लो, बॉस। जो पैसा दे रहा है क्या वो बॉस है? जो पैसा पा रहा है क्या वो कर्मचारी है, एम्प्लॉय? अगर ऐसा है तो सैलरी में टैक्सेबल होगा जो मिला पैसा है, वरना सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो हमें पता करना है कि क्या दो लोगों में नियोक्ता कर्मचारी संबंध है कि नहीं। तो आप पता लगाए बच्चों, कैसे पता चलता है कि दो लोगों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि नहीं है? एक शर्त है, उस शर्त का नाम है कंट्रोल एंड सुपरविजन, नियंत्रण एवं निरीक्षण। चलो पता लगाते हैं कि कंट्रोल सुपरविजन क्या है। अगर कंट्रोल सुपरविजन है तो मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो जो रकम मिल रही है वो सैलरी में टैक्सेबल होगी। तो हमें जानना है व्हाट इज कंट्रोल एंड सुपरविजन। बच्चों आपने आपने नौकरी की तलाश थी और आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा नौकरी का। तो आपने क्या पढ़ा? एडवर्टाइजमेंट पढ़ा। और आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू, और सामने वाला संतुष्ट है, उसने आपकी नियुक्ति कर दी, यानी उसने आपका अपॉइंटमेंट कर दिया। तो आपने कहीं पढ़ा कि नौकरी है, आपने अप्लाई कर दिया, आपको इंटरव्यू में बुलाया गया, आपका अपॉइंटमेंट हुआ। अब सामने वाला कहता है आई एम एम्प्लॉयर, मैं नियोक्ता हूं, और आप कहते हो मैं उसका कर्मचारी हूं, एम्प्लॉय हूं। तो सामने वाला आप अपने आप को कहता है कि वो आपका बॉस है, एम्प्लॉयर है, और आप कहते हो कि आप उसके कर्मचारी हो, क्योंकि आपने पढ़ा था नौकरी है, आपने अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था, और अब आपकी हो गई है नियुक्ति, सामने वाले ने आपकी नियुक्ति कर दी है। बच्चों आप पूरी तरह से उसके क्या हो? कंट्रोल में हो, पूरी तरह से बॉस के कंट्रोल में हो। वो जो बोलेगा आप बोलोगे यस सर, वो जो भी कहेगा आप बोलोगे यस सर, वो बोलेगा ये काम हो जाएगा आप बोलोगे यस सर। मेरा क्वेश्चन, क्या आप उसको मना कर सकते हो? मैं नहीं करूंगा ये काम, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ये काम। हाँ, जिस दिन आपने बोला मैं नहीं करूंगा, तो आपको लात मार के ना निकाल देगा, फायर्ड, नौकरी से निकाल देगा। आप तो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो, आप तो उसकी कठपुतली हो। वो जो बोलेगा आप बस सलामी ठोकोगे, यस सर यस सर यस सर।
बच्चों, क्या वो आपसे काम करवाता है? क्या वो आपको काम देकर चला जाता है? तो क्या बॉस आपके काम पर निगरानी भी रखता है, निरीक्षण भी करता है, चेक भी करता है कि नहीं, कि खाली काम देकर चला गया, चेक ही नहीं करेगा? हाँ, वो आपके काम को प्रॉपर वॉच करता रहता है कि जो काम आपको दिया गया प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं। तो बच्चों, क्या आपको कंट्रोल एंड सुपरविजन समझ में आया? बोलो कि मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, मैं पूरी तरह से बॉस के कंट्रोल में हूँ, वो जो कहते हैं मैं बस मानता हूँ, मानता हूँ, मानता हूँ, और वो मेरे कामों पर निगरानी भी रखते हैं, जांचने भी आते हैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर कंट्रोल सुपरविजन है, तो मेरा उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, और मेरा उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो मुझे कुछ भी देंगे वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो बताओ बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? जो मुझे पैसा दे रहा है, क्या वो एम्प्लॉयर है कि नहीं? जो मुझे पैसा दे रहा है, क्या वो एम्प्लॉयर है कि नहीं? अगर उसका तुम पर कंट्रोल है, अगर उसका तुम पर सुपरविजन है, तो जी हाँ, वो आपका एम्प्लॉयर है। और अगर उसका आपके कामों पे कंट्रोल है, सुपरविजन है, तो वो आपका एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉय हो, आप लोगों में नियोक्ता कर्मचारी संबंध है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो आपको वो जो भी देगा सैलरी में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर सामने वाले का आपके कामों पे कंट्रोल सुपरविजन नहीं है, तो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। जो पैसे आपको दे रहा है, अगर उसने आपका इंटरव्यू नहीं लिया, अगर उसने आपका अपॉइंटमेंट नहीं किया, अगर आप उसके गुलाम नहीं हो, आप उसके कंट्रोल में नहीं हो, आप उसके सुपरविजन में नहीं हो, तो पैसे देने वाला न आप एम्प्लॉय न वो एम्प्लॉयर। तब वो रकम या तो अदर सोर्स में जाएगी या तो पीजीबीपी में जाएगी, मगर सैलरी में तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो सैलरी में इनकम कब टैक्सेबल? जब मुझे पैसे देने वाला मेरा एम्प्लॉयर हो और मैं उसका एम्प्लॉय हूं। वो कब एम्प्लॉयर माना जाएगा? जब आप उसके कंट्रोल में हो और सुपरविजन में हो, आप उसकी पूरी तरह से कंट्रोल में हो, सुपरविजन में हो। हाँ बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सवाल पूछते हैं। एक है मिस्टर राम, बेरोजगार है। राम ने पढ़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में नौकरी है, नौकरी। तो राम ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा। कुछ दिन बाद राम को कॉल आई इंटरव्यू के लिए। तो राम ने इंटरव्यू दिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उनको नियुक्त कर लिया, उनकी नियुक्ति कर दी, अपॉइंटमेंट हो गया। अब बच्चों, रिलायंस हर काम करवाता है राम से, तो मेरा पूछना है, क्या राम एम्प्लॉय और रिलायंस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयर? बोलो। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंटरव्यू लिया, अपॉइंटमेंट किया, काम करवाते हैं राम से, तो बच्चे कहते हैं बिल्कुल सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयर और राम उसके एम्प्लॉय, क्योंकि कंट्रोल सुपरविजन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का राम के हर काम पर कंट्रोल सुपरविजन है। तो रकम कहाँ टैक्सेबल? सैलरी में। फिर राम कुछ वर्षों बाद, करते करते 10 20 40 साल बाद राम हो गए काफी बुजुर्ग, हो गए 65 साल, और राम का हो गया रिटायरमेंट। राम का क्या हो गया? रिटायरमेंट। अब राम को अब राम रिलायंस में काम नहीं करते, लेकिन फिर भी रिलायंस उनको हर महीने क्या देता है? पेंशन। ठीक, तो रिलायंस उनको क्या दे रहा है? पेंशन। तो मेरा सवाल बच्चों, क्या ये पेंशन इस वजह से मिल रही है क्योंकि कभी संबंध था, कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, इस वजह से पेंशन मिल रही है? जी हाँ। तो बच्चों, ये पेंशन भी सैलरी में टैक्सेबल। जरूरी नहीं है कि संबंध आज है, संबंध चाहे है चाहे था, आपको ये पैसा केवल उस संबंध की वजह से मिल रहा है, पेंशन। तो चाहे संबंध था चाहे संबंध है, रकम तो सैलरी में ही टैक्सेबल होगी। तो उम्मीद है बात समझ गए कि आज हम नौकरी कर रहे हैं, हमको वेतन मिल रहा है, तो भी सैलरी में टैक्सेबल। भले हम रिटायरमेंट ले लें और भले हमको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिले, भले आज मेरा संबंध अब ना हो, लेकिन पुराना संबंध तो था ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप तो था ना, तो और तब भी सैलरी में टैक्सेबल। अच्छा बच्चों, आगे बताएं, यहाँ तक क्लियर? सैलरी पा रहे हो तो सैलरी में टैक्सेबल, रिटायरमेंट ले लिया तब भी सैलरी में टैक्सेबल। क्यों? अरे बॉस तुम्हें उसी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से ही तो पेंशन दे रहा है, तो सैलरी में टैक्सेबल। अच्छा बच्चों, राम और बुजुर्ग हो गए, 75 साल, और एक दिन लुढ़क गए, मर गए, राम मर गए। अब बच्चों, राम की पेंशन, राम के
परिवार वालों को मिलती है। तो पेंशन पत्नी या छोटे बच्चों को मिलती है। तो बच्चों, दे कौन रहा है? रिलायंस दे रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब पेंशन किसको मिल रही है? पत्नी या बच्चों को मिल रही है। तो एक बात बताओ, पत्नी या बच्चे कभी इंटरव्यू दिए थे, कभी अपॉइंटमेंट हुआ था, बॉस बोला ये करो वो करो यहाँ जाओ और निगरानी रखने आ रहा है? क्या पत्नी बच्चों का कभी भी कोई कंट्रोल सुपरविजन, कोई था, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था? नहीं सर, नहीं। तो भले रिलायंस फैमिली वालों को पेंशन दे, सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर? सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। न कभी संबंध था, न संबंध है फैमिली का रिलायंस से, न संबंध था, न संबंध है। हम कभी भी आपके कंट्रोल सुपरविजन में थे ही नहीं, तो आप दे रहे हो तो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ बच्चों, आगे बताते हैं, उम्मीद है आप ये बात समझ गए। सत्यम कहते हैं सर, ग्रेचुटी और पेंशन क्या चीज है? सत्यम देखो भाई, जब तक नौकरी करते हैं तब तक मिलता है वेतन। जिस दिन नौकरी बंद हो गई, अब वेतन के बजाय पर मंथ क्या मिलती है? पेंशन। ठीक। तो जब तक नौकरी करते हो तब तक मिलता है पर मंथ वेतन, और जब रिटायरमेंट लेते हो तो उसके बाद प्रति माह क्या मिलती है? पेंशन। तो नौकरी में सैलरी मिलती है, नौकरी के बाद पेंशन मिलती है। फिर आपने पूछा सर व्हाट इज ग्रेचुटी? ग्रेचुटी, सत्यम, एक बार ग्रेचुटी शायद श्वेता ने पूछा था, मेरे ख्याल से, शायद याद नहीं आ रहा है। ग्रेचुटी, सत्यम, एक आदमी 30 साल नौकरी करके रिटायरमेंट ले रहा है। एक आदमी 30 साल नौकरी करके रिटायरमेंट ले रहा है। आप बताओ, 30 साल एक कंपनी में टिके थे, अच्छे आदमी रहे होगे आप? लगातार 30 साल तक आप कंपनी में टिके हुए थे, अच्छे आदमी हो गए आप? अच्छे थे तभी तो 30 साल बिता दिए, वरना धक्का मार के निकाल ना देते, वरना धक्का मार के निकाल ना देते। तो आपने जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम यहाँ दिया है, तो क्या आपको रिटायरमेंट पर एक कंपनी गिफ्ट ना करे? क्या रिटायरमेंट पर ये कंपनी आपको गिफ्ट ना करे? बोलो। कि आपने इस कंपनी को अपनी जिंदगी के इतने ज्यादा साल दे दिए, यार आप चाहते ना छोड़ के कहीं और चले जाते, मगर आप वफादारी से ईमानदारी से टिके रहे यहाँ पर, आप आदमी अच्छे हुए, यहाँ टिके रहे और लगातार इतना टाइम दिया, तो कंपनी आपको गिफ्ट देगी, गिफ्ट। तो कंपनी आपको रिटायरमेंट पर बड़ा अमाउंट देगी, बड़ा अमाउंट, कई लाख रुपया, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। तो रिटायरमेंट पर आपको गिफ्ट मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, बड़ा अमाउंट मिल रहा है, कि आप बहुत अच्छे आदमी थे, इतना लंबे समय यहाँ टिके थे, कंपनी वाले ने आपको नहीं निकाला, आप आदमी अच्छे थे, और आप खुद भी छोड़कर नहीं भागे, आपने बहुत ईमानदारी से काम किया, तो आपको गिफ्ट मिलना चाहिए, कैश गिफ्ट, एक बड़ा अमाउंट, लाखों रुपया मिलना चाहिए। दैट इज ग्रेचुटी, गिफ्ट है ग्रेचुटी, जो आपको सेवाओं के बदले में, लंबी सेवाओं के बदले में मिला है। तो पेंशन एक अलग बात है और ग्रेचुटी एक अलग बात है। आरती सिंह वीडियो ऑन ना किया करिए। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो वैसे आप जानते होंगे कि पेंशन 2004 में एक प्रोविजन आया था, 1 जनवरी 2004 या बाद, जिनकी सरकारी नौकरी इस दिन 1 जनवरी 2004 या बाद को लगी है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन केवल उनको मिलेगी जो 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अपॉइंटेड है। तो जिनको यहाँ या पहले नौकरी मिली है उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन जिनको यहाँ या बाद में नौकरी मिली है उनको पेंशन नहीं मिलेगी। एक तो पेंशन केवल सरकारी लोग को मिलती थी, और वो भी अब केवल उनको मिलेगी जो 2004 को या उसके बाद अपॉइंटेड है, उनको नहीं मिलेगी। जो 2004 से पहले अपॉइंटेड है उनको पेंशन मिलेगी। संगम कह रहे हैं क्यों ऐसा सर? अरे सरकारी खजाने पे बोझ पड़ रहा था भाई, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा था। हर साल लाखों कर्मचारी रिटायरमेंट, उनकी पेंशन, फिर हर साल लाखों कर्मचारी रिटायरमेंट, फिर उनकी पेंशन। अरे सरकारी खजाने पे बोझ बढ़ता चला जा रहा था, उसे कम करना था। देश का सरकारी खजाना खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, तो उसके बजाय दूसरे फंड्स वगैरह बना दिए, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह बना दी, पेंशन बंद कर दी। और बच्चों आप भी जानते होंगे, रितेश कह रहे हैं आर्मी वालों को मिलती है, ना ना किसी को नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। जो भी 2004 या बाद का अपॉइंटमेंट है किसी को नहीं मिलेंगे, सबके लिए बात बराबर है। अरविंद, टैक्स भी लेते हैं ना बराबर? अरे टैक्स सबको देना पड़ता है, मोदी जी तक को टैक्स देना पड़ता है, मोदी जी नहीं बचते।
मोदी जी भी टैक्स देते हैं। हाँ, राष्ट्रपति की सैलरी एग्जम्प्ट है। अरविंद सत्यम, खजाना सीमित है। और क्या, देश का खजाना सीमित है, कितना पेंशन बांटेंगे भाई? पेंशन बांट बांट के खजाना खाली हो रहा था, बंद कर दिया पेंशन। बच्चों आप जानते होंगे ना, सरकारी सेक्टर पर पेंशन बांटते थे, अब वो भी बंद कर दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर पेंशन बांटता है? किसी प्राइवेट कर्मचारी को पेंशन बांटते देखा है? बोलो, किसी प्राइवेट सेक्टर को पेंशन बांटते देखा है? देखो बच्चों, नहीं, हमने खुद आज तक नहीं देखा। लेकिन एक बात बता दें, हमारे देश का कानून मना नहीं करता। हमारे देश का कानून मना नहीं करता। देश का कानून कहता है यार प्राइवेट सेक्टर भी पेंशन दे सकता है। लेकिन आप बताओ, प्राइवेट सेक्टर खून चूसने वाला सेक्टर, वो काहे को पेंशन देगा? तो देश के लॉ मना नहीं करता, लेकिन कोई भी प्राइवेट सेक्टर तब भी नहीं देता। क्यों देगा भाई? वो तो जितनी सैलरी दे रहा है वही आसान कर रहा है, कह लो। चलो बच्चों आगे चलते हैं, हाँ अगली बात करते हैं। तो बच्चों, अगर सामने वाला मेरा एम्प्लॉयर है, अगर सामने वाला मेरा नियोक्ता है और मुझे कुछ देता है, तो सैलरी में टैक्सेबल। लेकिन सामने वाला मेरा एम्प्लॉयर नहीं है और मुझे कुछ मिल रहा है, तो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। तुम मेरे एम्प्लॉयर हो कैसे पता, या तुम मेरे एम्प्लॉयर नहीं हो कैसे पता? उसका मेरे कामों पर कंट्रोल है, सुपरविजन है, मैं उसकी कठपुतली हूं। उसका मेरे कामों पे कंट्रोल है। इंटरव्यू लिया, अपॉइंटमेंट किया, हर बात मनवाता है, निगरानी भी रखता है। भाई कंट्रोल सुपरविजन है। अब वो जो देगा सैलरी में टैक्सेबल ना। नो इंटरव्यू, नो अपॉइंटमेंट, नो कंट्रोल सुपरविजन, लेकिन पैसा मिल रहा है, सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता। आइए आगे चलते हैं बच्चों। क्या बच्चे पार्टनरशिप फर्म समझते हैं? पार्टनरशिप फर्म, दो या दो से अधिक वाली पार्टनरशिप फर्म। हाँ बच्चों, पार्टनरशिप फर्म को जन्म कौन देता है? हाँ, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को जन्म कौन देता है? पार्टनर। चलो, एक फर्म खुल गई, एक फर्म खुल गई। फर्म, इस बिजनेस को किसने बनाया? मिस्टर ए ने प्लस मिस्टर बी ने प्लस मिस्टर सी ने, तीन लोगों ने मिलकर फर्म को जन्म दिया, फर्म बना दी, पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, मिस्टर एबीसी मेहनत करते हैं, फर्म बना दी, फर्म चल पड़ी। और मिस्टर एबीसी फर्म से क्या लेते हैं? हर महीने सैलरी पाते हैं एबीसी फर्म से, हर महीने बोनस पाते हैं, हर महीने कमीशन पाते हैं, हर महीने इंटरेस्ट पाते हैं, हर महीने मेहनताना पाते हैं। तो हमारे पार्टनर फर्म से क्या पाते हैं? सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, मेहनताना, रेम्यूनरेशन पाते हैं। बच्चों, क्या फर्म और पार्टनर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? क्या फर्म का पार्टनर पर कंट्रोल सुपरविजन है? क्या फर्म ने पार्टनर का अपॉइंटमेंट इंटरव्यू लिया था? तो पार्टनर बोले कैसी बातें करते हो, ये फर्म, ये फर्म, अरे इनको तो हम लोग खुद ही बनाए हैं, ये क्या हमारा कंट्रोल सुपरविजन करेंगे, ये क्या हमारा अपॉइंटमेंट इंटरव्यू करेंगे, हम लोग तो खुद ही मिलकर इनको जन्म दिए हैं। समझ रहे हो बच्चों, कि पार्टनर्स ने खुद फर्म को बनाया, फर्म क्या इनको कंट्रोल सुपरवाइज करेगी? तो भले हम लोग फर्म से सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन पाते हैं, तो क्या, फर्म हमारी बॉस थोड़ी ना है। इंटरव्यू अपॉइंटमेंट थोड़ी ना हुआ था, कंट्रोल सुपरवाइज थोड़ी ना करती है। तो हम पार्टनर्स को फर्म से जो मेहनताना मिलता है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, मगर सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो क्या बच्चों को ये बात भी समझ में आ गई? भले पार्टनर सैलरी ले फर्म से, नाम सैलरी है तो क्या से, कि भले पार्टनर सैलरी ले फर्म से, नाम सैलरी से क्या होता है भाई? वो जो दे रही है ना फर्म, वो हमारी एम्प्लॉयर नहीं है। नो कंट्रोल सुपरविजन, नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, सो ये पैसा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अच्छा बच्चों, आगे चला जाए। हाँ आगे चलते हैं। चलो अगली बात बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे सांसद जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे विधायक जी, और इनसे मिलता जुलता मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटी हमारे एमएलसी जी। सांसद को केंद्र सरकार देती है सैलरी वगैरह, वेतन भत्ते। विधायकों को राज्य सरकार देती है सैलरी अलाउंसेस वगैरह। बच्चों एक बात, क्या विधायक सांसद बनने के लिए सरकार के पास अप्लाई करो, इंटरव्यू होगा, सरकार नौकरी देगी, विधायक सांसद चुने जाएंगे, या हम 18 साल या ज्यादा वाले लोग अपने वोट का प्रयोग करेंगे और विधायक सांसद चुनेंगे? बोलो हाँ,
विधायक सांसद का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट सरकार ने किया, नौकरी सरकार ने दी? जी नहीं, पब्लिक ने चुना है भाई, पब्लिक ने। तो बच्चों, पब्लिक ने गद्दी पे बिठाया है, पब्लिक ने विधायक सांसद बनाया है। सरकार भले तुम लोगों को सरकार भले तुम लोगों को सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट्स वगैरह देती है, लेकिन भैया सांसदों विधायकों, तुम्हारा सरकार के साथ नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं है। नो कंट्रोल सुपरविजन, नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। समझ गए बच्चों? सरकार ने इन लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया है, अपॉइंटमेंट नहीं किया है, नौकरी नहीं दी है, ना नौकरी दी है ना नौकरी से निकाल सकते। क्या केंद्र सरकार बीजेपी की है, क्या वो निकाल देगी सांसद विधायक को नौकरी से? भाई आपने नौकरी दी नहीं, निकालोगे कहां से? हाँ, हमें तो जनता ने बनाया है विधायक सांसद, हम बने रहेंगे, तो आप कहां से निकाल दोगे, हमको हटा दोगे? तो क्या बच्चे समझ गए कि विधायक सांसद को भले सैलरी मिलती है तो क्या से, भले बोनस कमीशन मिलता है तो क्या से, वैसे बोनस कमीशन नहीं मिलता, सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट्स मिलती है, तो सैलरी में टैक्सेबल क्यों नहीं? क्योंकि आपको सरकार दे रही है और देने वाले का आपसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। तो एमपी एमएलए को जो मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। बोलो बच्चों, क्लियर है बात? हमारे जौनपुर शहर के विधायक गिरीश चंद्र यादव राज्य मंत्री, और उनको राज्य सरकार से पैसे मिल रहे हैं, वो आपके एम्प्लॉयर थोड़ी ना है, वो आपके एम्प्लॉयर थोड़ी ना है, अदर सोर्स में टैक्सेबल। हमारे शहर के सांसद श्याम सिंह यादव जो बसपा के हैं, और उनको केंद्र सरकार से सैलरी बोनस सैलरी अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिल रहा है, जो अदर सोर्स में टैक्सेबल, सरकार आपकी मालिक थोड़ी ना है। आगे चले बच्चों, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? हाँ, और बच्चे कह रहे हैं नो सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बच्चों आपका एक पेपर है, नाम है कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा तरह तरह की मीटिंग्स, शेयर होल्डर्स मीटिंग, क्लास मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। हाँ, तो आइए बात करें जरा संचालक मंडल की सभा, जहां संचालक, जहां डायरेक्टर भाग लेते हैं, संचालक सभा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो बच्चों, मीटिंग यहाँ कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, सिर्फ डायरेक्टर्स आएंगे। तो डायरेक्टर्स पता नहीं देश में कहां कहां रह रहे हैं, मीटिंग दिल्ली में है, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिल्ली आना पड़ेगा। कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई हरियाणा से, हर कोई दिल्ली पहुंच रहा है। तो बच्चों, हमारे डायरेक्टर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं, मीटिंग है भाई, आना पड़ेगा। तो बताओ, उनके आने जाने पर खर्चा वर्चा उनका होगा ना? आना जाना ट्रेन से, फ्लाइट से, खुद की कार से। हाँ हाँ, और आएंगे जाएंगे, रास्ते में हो सकता है नाश्ता, खाना, कहीं होटल में ठहरना, वो सब खर्चा होगा। तो उनको इन सब के लिए क्या मिलती है? डायरेक्टर फीस मिलती है। तो आप लोगों को डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए डायरेक्टर फीस मिलती है। अब आप पता लगाएं, फीस देता कौन है? आपकी कंपनी देती है, जिसके लिए आप मीटिंग अटेंड करने आए हो। तो कंपनी ने डायरेक्टर को क्या दिया? कंपनी ने डायरेक्टर को फीस दी, वो मीटिंग में भाग लेने की। बच्चों, क्या कंपनी और डायरेक्टर, कंट्रोल एंड सुपरविजन, तुम्हारा इंटरव्यू, तुम्हारा अपॉइंटमेंट, तुम मेरी बात मानो, कंपनी कह रही है मेरी बात मानो। अरे भैया, कंपनी को डायरेक्टर ही तो चला रहे हैं। तुम मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी को थोड़ी ना नचा रही है। फेसबुक मार्क जकरबर्ग चला रहे हैं, मार्क जकरबर्ग को फेसबुक थोड़ी ना चला रही है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, इनका नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं है कंपनी से। भाई हम लोग तो खुद ही कंपनी चला रहे हैं, कंपनी क्या हमें कंट्रोल करेगी, सुपरवाइज करेगी? हम कंपनी को कंट्रोल करते हैं भाई। तो कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच नियोक्ता कर्मचारी वाली बात नहीं होती, इसलिए जो डायरेक्टर्स फीस मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। तो बोलो बच्चों, क्या आपको चर्चा समझ में आ गई? मुझे पैसे देने वाला अगर मेरा एम्प्लॉयर है, तब तो सैलरी में टैक्सेबल, लेकिन मुझे पैसे देने वाला अगर एम्प्लॉयर नहीं है, ना ना ना, सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे अदर सोर्स में हो जाए, चाहे पीजीबीपी में हो जाए। चलो, वैसे नॉर्मली अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, एक आध चीज पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। और कैसे पता चलता है कि वो एम्प्लॉयर है कि नहीं? कैसे पता चलता है? अरे उसका मेरे पे कंट्रोल है, उसका मेरे पे सुपरविजन है, मेरे हर काम पर उसका कंट्रोल सुपरविजन है। मैं बस सलाम साहब, सैल्यूट साहब ये करता रहता हूँ, हर बात माननी पड़ती, तब तो एम्प्लॉयर है वो।
हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जरूरी है, जी हाँ सही कहा आपने सत्यम। आइए आगे चलते हैं। सर, एक होता है फुल टाइम वाला एम्प्लॉय, लेकिन कुछ लोग होते हैं पार्ट टाइम वाले एम्प्लॉय। तो सर उससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल टाइमर हो पार्ट टाइमर हो, सैलरी में टैक्सेबल, क्योंकि फुल टाइमर हो या पार्ट टाइमर हो, इंटरव्यू तो हुआ होगा, अपॉइंटमेंट तो हुआ होगा, सलाम साहब तो बोलोगे, कंट्रोल सुपरविजन तो रहेगा ही। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके फुल टाइमर एम्प्लॉय हो कि पार्ट टाइमर एम्प्लॉय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एम्प्लॉय हो, वो एम्प्लॉयर है, सैलरी में टैक्सेबल होगा। आइए बच्चों आगे चले। आगे तो आपने यहां तक समझ लिया है। यहां देखना, नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर टू, रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर, जल्दी। चलो ये वाली बात समझाए, ये वाली बात समझाए। नंबर वन, नंबर टू, विच एवर इज अर्लियर। जैसे बच्चों, मान लीजिए लास्ट डे ऑफ मंथ, हमारी, हम जहां नौकरी करते हैं वहां सैलरी माह के अंत में ड्यू होती है। तो वहां सैलरी माह के अंत में ड्यू होती है, मतलब हम जहां नौकरी करते हैं वहां सैलरी महीने के अंत में ड्यू होती है। मतलब ये है, जनवरी की सैलरी 31 जनवरी को ड्यू होती है, देंगे। फरवरी की सैलरी 28 या 29 फरवरी को ड्यू होती है, देंगे। मार्च की सैलरी 31 मार्च को दे देंगे, देंगे ड्यू। सर ड्यू का मतलब क्या होता है? अप्रैल की सैलरी 31 अप्रैल को ड्यू। बच्चों ड्यू का मतलब होता है एंट्री, कि हमारे यहाँ एंट्री कब होती है, कब मान लें कि तुम्हें सैलरी देना है। तो बच्चों ड्यू, जनवरी की सैलरी 31 जनवरी को दे सकते हैं, फरवरी की सैलरी फरवरी के अंतिम दिन देंगे, मार्च की सैलरी 31 मार्च को दे देंगे, अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को देंगे, मई की सैलरी 31 मई को दे देंगे। तो हमारे यहाँ सैलरी महीने के लास्ट में ड्यू होती है। ठीक, अब सुनना। हाँ बच्चों, क्या बात हो रही थी यहाँ पर? यहाँ बात हो रही थी ड्यू। तो मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए जनवरी की सैलरी 31 जनवरी को ड्यू हो रही है। ठीक, ड्यू। दूसरी बात क्या थी? रिसिप्ट। दूसरी बात क्या थी? रिसिप्ट। मगर बच्चे एक बात बताओ, मिलना चाहिए 31 जनवरी को, जरूरी है कि 31 जनवरी को मिले? मिल भी सकती है 31 जनवरी को, मिल भी सकती है 31 जनवरी को, थोड़ा पहले भी मांग सकते हैं। या या कोरोना के कारण, कोविड के कारण कंपनी की हालत ठीक नहीं है और उसने, कंपनी ने आपको 31 जनवरी वाला पैसा 30 नवंबर को दिया। रिसिप्ट मिला कब? 30 नवंबर। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि जो पैसा मिलना चाहिए 31 जनवरी को, मगर कंपनी की हालत खराब, न जनवरी में मिला, न फरवरी, न मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिला। विच एवर इज अर्लियर। बताओ इन दोनों में कौन जल्दी पड़ा? 31 जनवरी जल्दी पड़ी कि 30 नवंबर जल्दी पड़ा? मुझे जो पैसा 31 जनवरी को मिलना चाहिए था, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया, वो पैसा मुझे बहुत दिन बाद, 8-10 महीने बाद मिला, नवंबर में। विच एवर इज अर्लियर? सर 31 जनवरी। सर तो सर मुझे पैसा तो 30 नवंबर को मिला, उससे क्या? टैक्स कब लगेगा? टैक्स 31 जनवरी को लग जाएगा। सुना बच्चों? ड्यू मिलना चाहिए, रिसिप्ट मिला, विच एवर इज अर्लियर जो जल्दी पड़े, टैक्स लगेगा। बताओ बच्चों ये नाइंसाफी है कि नहीं? नाइंसाफी, हाँ बताओ ये नाइंसाफी है कि नहीं? हमें तो ये डिफेक्ट ऑफ लॉ लगता है, हमें तो लगता है इस चीज को सरकार को सुधारने की आवश्यकता है। डिफेक्ट ऑफ लॉ है भाई, ये कौन तरीका है? सैलरी जनवरी में मिलनी चाहिए, मिल रही है, मिल रही है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, लेकिन टैक्स कब देना है? जनवरी में। हम आपको बच्चे एक बात बताते हैं, ऐसे ही सुनना। ठीक, जैसे
एक कंपनी विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस, हाँ किंगफिशर एयरलाइंस, क्या आप मानते हैं बच्चों की किंगफिशर एयरलाइंस में हजारों कर्मचारी रहे होंगे? अब तो कंपनी बंद हो गई, लेकिन हजारों कर्मचारी रहे होंगे किंगफिशर एयरलाइंस में। हाँ, और क्या आप ये भी सुने हैं कि विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग गए थे? ब्रिटेन भाग गए, लंदन भाग गए। सुना होगा आपने कि वहां की नेशनलिटी ले ली है, भारत की छोड़ दी है। तो अब सोचो कि मेरे पहचान के भी कुछ लोग वहां नौकरी कर रहे थे किंगफिशर एयरलाइंस में, काफी सीनियर थे, दोस्तों के चाचा पापा फूफा जो भी थे। तो बच्चों किंगफिशर एयरलाइंस में सैलरी बने जब मतलब ड्यू हो रही है, ड्यू हो रही है, ड्यू हो रही है, मगर बच्चों 4-5 साल लग गए, मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है। 1 साल बाकी, 2 साल बाकी, 3 साल बाकी, 4 साल बाकी, मिल ही नहीं रही है। अच्छा अब बताओ, अब आप सोचो, जो सैलरी जनवरी में मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रही है। 5-5 6-6 साल लग रहे हैं, 5-5 6-6 साल लग रहे हैं। तो सोचो, मगर इनकम टैक्स क्या कह रहा है? तुम्हें जब भी मिले उससे हमें क्या, हमें तो ड्यू मिलना चाहिए, रिसिप्ट मिली, जो जल्दी पड़ेगा हम टैक्स लेंगे। तो बताओ, लॉ का डिफेक्ट नहीं हुआ कि यार आज अब 2014 मिलना चाहिए, 2020 में मिली, मगर आप टैक्स कब लोगे? 2014। गलत बात नहीं है यार, हमको पैसा तो 2020 में मिला और हमसे टैक्स कब मांगा जा रहा है? 2014 में। क्यों? विच एवर इज अर्लियर। तो बच्चों ये बहुत बड़ा लॉ का डिफेक्ट था। किंगफिशर एयरलाइंस के बहुत कर्मचारी इससे दुखी थे। एक की तो वाइफ ने खुदकुशी कर ली थी, सुसाइड कर ली थी इस परेशानी की वजह से, बहुत हंगामा हुआ था। मुंबई में ऐसा हुआ था, कर्मचारी की पत्नी ने सुसाइड कर ली थी। नोटिस आ रहा है, टीडीएस का नोटिस आ रहा है, अरे टैक्स, तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो। तो बच्चों ये बहुत बड़ा लॉ का डिफेक्ट है कि जिस दिन मिलना चाहिए या जिस दिन मिला, जो पहले पड़ेगा टैक्स लेंगे, वहां बताओ सैलरी मिल ही नहीं रही है और आप टैक्स मांगे चले जा रहे हो। ऐसा ही हुआ था बच्चों, अगर आपने नाम सुना हो, सहारा कंपनी सुना, सुब्रत राय की सहारा, वहां भी यही हाल था, कर्मचारियों को सैलरी मिल ही नहीं रही है, ड्यू, ड्यू डेट निकल गई, ड्यू, और मिल ही नहीं रही है, रिसिप्ट हुआ ही नहीं, और टैक्स देना पड़ रहा है ड्यू बेसिस। भाई जेब में पैसा तो आने दो, बोहनी तो होने दो, तब तो टैक्स मांगो। बच्चों क्या आप मानते हो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उन्हें बोलना चाहिए भाई रिसिप्ट बेसिस टैक्स लेंगे, जब मिले तब टैक्स लेंगे। मगर गवर्नमेंट के पास फुर्सत कहाँ है, वो तो अपना राजनीति में व्यस्त है। बोलिए है कि नहीं कि निर्मला सीतारमन जी को इसको सही करना चाहिए, इस लॉ के डिफेक्ट को सही करना चाहिए कि रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स लेना चाहिए। मिल रही नहीं है, ऊपर से आप जो है टैक्स जो है मांग रहे हो बिना वजह। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, जिस दिन मिलना चाहिए और जिस दिन मिली, इन दोनों डेट्स में जो पहले पड़ेगी उस दिन के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल सही नहीं मानते, क्योंकि हमने व्यक्तिगत रूप से किंगफिशर एयरलाइंस की मुसीबत देखी है उनके कर्मचारियों की, और सहारा कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो काफी सारे फ्रॉड्स भी की थी कह लीजिए, उसको देखा है कि इन लोगों ने जो है अपने कर्मचारियों की सैलरी रोक रखी थी। नीरव मोदी कंपनी थी गीतांजलि जेम्स, उसने भी ऐसे ही कुछ कर रखा था, सैलरी रोक रखी थी लोगों की, और टैक्स देना पड़ रहा था लोगों को बिना वजह, नोटिस आ रहा था इनकम टैक्स का। हाँ बच्चों, समझ के बात था। एम्प्लॉय के हाथ में भले ही क्यों कुछ ना आए, लेकिन आगे लेकिन टैक्स पहले दो। हाँ बच्चों, इनकम टैक्स वाले बड़े नीच टाइप के हैं। सर आखिरी लाइन नहीं बच्चों, आखिरी लाइन अभी हम नहीं बता सकते, ये हम आपको बताएंगे ग्रेडिंग में। तो यज सर हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? तो यज क्या चीज हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं बताओ? हाँ चलो आगे चलते हैं। सर ये सेक्शन 15 क्या है? सेक्शन 15 दुनिया की कौन कौन सी इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, ये कौन बताएगा? सेक्शन 15। जब कैपिटल गेन पढ़ा रहे थे, कैपिटल गेन धारा 45 के तहत कौन कौन इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, धारा 45 के तहत, ठीक। और उसके बाद हाउस ऑफ धारा 22 के अनुसार कौन कौन इनकम हाउस ऑफ में टैक्सेबल होगी। तब यहाँ पर धारा 15 के अनुसार कौन कौन इनकम टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में। हाँ क्या पूछ रहे हैं तो यज सर, हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या कि पैसा लेकर विदेश भाग जाएं? पैसा लेकर विदेश जी भाग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट से साठगांठ करनी पड़ेगी, साठगांठ। क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे आप नहीं भाग सकते, आप भागोगे
तो आप एयरपोर्ट जाओगे, प्लेन लोगे। अगर गवर्नमेंट एक नोटिस जारी कर दे, देखो भाई इस व्यक्ति को भारत से बाहर जाने नहीं देना है, और वो, तो कैसे भाग सकते हो? तो गवर्नमेंट की मिली भगत से ही आप भाग सकते हो, बिना मिली भगत के आप नहीं भाग सकते। एक बार की बात है, अगर बच्चों ने एक नाम सुना हो, भोपाल गैस विभीषिका कांड। ये एक मध्य प्रदेश में एक सिटी है भोपाल, बड़ी पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 1985 के आसपास की बात होगी, और पहले की होगी, याद नहीं हमको। तो भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड यही नाम था। और एक था एंडरसन। एंडरसन ये उसके मालिक थे, ये उसके मालिक थे एंडरसन साहब। तो इनकी कंपनी जो थी भोपाल में, एंडरसन की, केमिकल वगैरह की, तो वहां जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जहरीली गैस का रिसाव हो गया। भोपाल शहर के अंदर फैक्ट्री थी बच्चों, शहर के अंदर। और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, जितना हमको ध्यान आ रहा है, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी शायद, राजीव गांधी की सरकार थी। और एंडरसन बहुत खास आदमी थे। अच्छा, श्वेता कह रही है 1984 की बात है। अच्छा श्वेता, मैं लगभग याद था, एग्जैक्टली याद नहीं था। तो 1984 में ये भोपाल गैस विभीषिका कांड, जहरीली गैस का रिसाव हुआ, और भोपाल में हजारों लोग मर गए थे दम घुटने से। पूरा शहर परेशान था, इतना तगड़ा जहरीली गैस का रिसाव हुआ। और भाई जो कंपनी का मालिक है वो जिम्मेदार शख्स है, तो राजीव गांधी की मिली भगत से वो रातों रात भाग गया, विदेश भाग गया। तो मुकदमा चलता रहा। अभी कुछ वर्ष पहले एंडरसन मरे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया, विदेश निकल गया। तो जब तक, क्योंकि राजीव गांधी के बहुत खास दोस्त थे, राजीव गांधी उनसे बोले भाई निकल लो निकल लो, पकड़ा जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। जब तक सरकार की मिली भगत ना हो, तब तक कोई भाग नहीं सकता। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, या जो भी लोग हो, अगर विदेश भागे तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट का हाथ है तो भागे, वरना गवर्नमेंट चाह जाए, कोई की हिम्मत नहीं कि भाग जाए, वो तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस दे दे, इसको भागना नहीं चाहिए। ठीक, तो सत्यम कह रहे हैं सर सैलरी में बहुत कम सेक्शन है लग रहा होगा, सब सेक्शन वगैरह है अंदर बहुत सारे। हाँ, टॉपिक पे लौटते हैं बच्चों, हमें लगता है कि हमने बात कर ली यहाँ तक आपके क्वेश्चन की। तो आइए आगे चलें। विदेश से भारत में लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ट्रीटी होती है, प्रतिपन्न संधि होती है, दिक्कत होता है, काफी मुश्किल होता है भारत वापस लाना। हाँ बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आखिरी लाइन क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि आखिरी लाइन एक टॉपिक है ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में पढ़ाएंगे आपको। तो सैलरी हेड में किस धारा के तहत टैक्स लगेगा? धारा 15 के तहत टैक्स लगाइए। आइए देखते हैं, देखते हैं बच्चों। बॉस, बॉस आपको बेनिफिट्स दे रहा है। तो बॉस आपको क्या दे रहा है बच्चों? बेनिफिट्स दे रहा है, फायदे दे रहा है। और क्या आप समझ रहे हो बॉस कौन है, एम्प्लॉयर कौन है? हाँ, उसने मेरा इंटरव्यू लिया, उसने मेरा अपॉइंटमेंट किया, मैं उसके कंट्रोल एंड सुपरविजन में हूँ, हर काम मेरा उसके कंट्रोल सुपरविजन में है, वो एम्प्लॉयर, और वो मुझे फायदा पहुंचाए तो सैलरी में टैक्सेबल। बच्चों, क्या बॉस हमें कैश दे सकता है? कैश, जी हाँ बिल्कुल, बॉस कैश दे सकता है, मुद्रा। बच्चों, क्या बॉस हमें वस्तु दे सकता है? वस्तु, जी बिल्कुल दे सकता है वस्तु। हमारी कार ले जाओ चलाओ, हमारे मकान में तुम रहो, हमारा फर्नीचर यूज करो, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, वीडियो कैमरा, म्यूजिक सिस्टम यूज करो, वस्तु दे सकता है। क्या बॉस परक्विजिट्स दे सकता है? हाँ दे सकता है। गैस बिजली पानी यूज करो, नौकर फर्राश माली चौकीदार रसोईया यूज करो, बच्चों को हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ाओ, जी हाँ, वो हमको हमारे हॉस्पिटल में फ्री में इलाज कराओ। बॉस रिम्बर्समेंट कर सकता है, रिम्बर्समेंट। सर रिम्बर्समेंट मतलब, कर्मचारी की पत्नी की हालत खराब थी, कर्मचारी इलाज करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल में, 2-3 लाख रुपया खर्चा हो गया, कर्मचारी परेशान, बॉस बहुत खर्चा हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल पत्नी को ले गए थे, बड़ा खर्चा हो गया। बॉस बोला क्या दिक्कत है भाई, लो हम दे रहे हैं। बॉस ने भर दिया, भरपाई कर दी, प्रतिपूर्ति कर दी। तो बॉस ने कैश दे दिया, बॉस ने वस्तु दे दिया, बॉस ने गैस बिजली पानी नौकर फराश माली चौकीदार रसोईया कार वार दे दी। बॉस ने रिम्बर्समेंट, खर्चा मेरा हुआ, बॉस ने बाद में भरपाई कर दी, लाओ रसीद लाओ, अच्छा लो हमसे दे दो। तो बच्चों, बॉस बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। आप कहोगे सर बॉस ये देता है? देखो बच्चों, हम लोग हैं छोटे शहर में,
हम लोग रहते हैं छोटे शहर में, यहाँ बॉस यही देता है बस, हर महीने तनख्वाह, वेतन, सैलरी देता है। लेकिन बच्चों आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, और यहाँ बात हो रही है बड़े एम्प्लॉयर की। यहाँ किसकी बात हो रही है? बड़े एम्प्लॉयर की। तो यहाँ बात हो रही है बड़े एम्प्लॉयर की, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ बात हो रही है डिफेंस की। हाँ, डिफेंस की बात हो रही है, एयरफोर्स में, नेवी वगैरह में, आर्मी वगैरह में डिफेंस की बात हो रही है। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयर की बात हो रही है, बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयर। और बच्चों, बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयर ना आपको 20, 30, 40 तरह की चीजें देते हैं, समझ रहे हो बच्चों? वो आपको खाली पर मंथ तनख्वाह नहीं देते छोटे शहर की तरह की, बस तुम्हारी सैलरी 10,000 महीना है। नहीं नहीं, वो आपको 20, 30, 40, 50 पता नहीं कितनी चीजें देते हैं। वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। और तुम्हारा बॉस तुम्हें फायदे पहुंचाए, दुनिया का कोई फायदा तुम्हारा बॉस तुम्हें पहुंचाता है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कि मेरा बॉस मुझे दुनिया का कोई फायदा पहुंचाए, कोई फायदा पहुंचाए, वो कहाँ टैक्सेबल होगा? वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। बॉस मुझे कैश दे, मेरा फायदा सैलरी में टैक्सेबल। बॉस मुझे वस्तु दे, इस्तेमाल करो, यूज करो, मेरा फायदा सैलरी में टैक्सेबल। बॉस मुझे फैसिलिटी दे, लो भाई फैसिलिटी पकड़ो, नौकर मेरा यूज करो, माली मेरा यूज करो, चौकीदार मेरा यूज करो, गैस बिजली पानी यूज करो, सैलरी में टैक्सेबल। मेरे पैसे खर्च जाए, मैं बॉस को रसीद दूं खर्च की, वो मुझे पैसे दे दे, रिम्बर्समेंट मैं दे रहा हूं, तो सैलरी में टैक्सेबल। बॉस मुझे दुनिया का कोई भी फायदा पहुंचाए, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल। क्या हम आगे बताना चालू करें बच्चों? बोलो। सैलरी में क्या क्या टैक्सेबल? दुनिया की कोई भी इनकम जो मुझे बॉस के द्वारा हो रही है, बॉस मुझे फायदा पहुंचा रहा है, सैलरी में टैक्सेबल। हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं सर आप आगे चल सकते हैं। सत्यम कहते हैं सर व्हाट इज परक्विजिट्स? सत्यम, बहुत लंबी क्लास चलेगी परक्विजिट्स, चिंता मत करना, आसान शब्दों में फैसिलिटी। आओ आगे चलते हैं। बॉस बहुत कुछ देता है। आओ देखें बॉस क्या क्या देता है। बॉस ने बेसिक पे दिया। पे मतलब सैलरी। तो चाहे बेसिक पे बुला लो, चाहे बेसिक सैलरी। बच्चों, जो पर मंथ मिलती है, जो प्रति माह मिलता है वेतन, उसी को क्या बुलाते हैं? बेसिक पे या बेसिक सैलरी। तो बॉस आपको हर महीने क्या देता है? बेसिक पे या बेसिक सैलरी देता है। सर बेसिक सैलरी मतलब? अरे वेतन, तनख्वाह, वेतन या तनख्वाह उसे बोलते हैं बेसिक सैलरी या बेसिक पे। सर बेसिक सैलरी क्यों मिलती है? बच्चों बेसिक सैलरी वो कर्मचारी को उसकी क्वालिफिकेशन की वजह से मिलती है, क्वालिफिकेशन की वजह से। कम क्वालिफिकेशन कम बेसिक सैलरी, ज्यादा क्वालिफिकेशन ज्यादा बेसिक सैलरी। बोलो बच्चों, समझ बात आई आपको? कि कर्मचारी की जो योग्यता होती है, योग्यता, तो योग्यता के हिसाब से क्या डिसाइड होता है? बेसिक सैलरी। कम योग्यता है तो कम बेसिक सैलरी, ज्यादा योग्यता है तो ज्यादा बेसिक सैलरी। हमारे कॉलेज में प्यून होता है, चपरासी और प्रोफेसर होते हैं, तो दोनों का बेसिक पे बहुत ही डिफरेंट होता है। प्यून का बहुत कम होता है, और प्रोफेसर का काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाई तुम पीएचडी और नेट क्वालिफाई करके बैठे हो, तुम भाई हाई स्कूल इंटर पास हो बड़ी मुश्किल से, तो भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है, तो किसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है, किसी की बेसिक सैलरी कम है। तो बोलो बच्चों, क्या बात समझ में आ गई आपको कि बेसिक सैलरी क्यों मिलती है? बेसिक सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन की वजह से मिलती है। अच्छा बच्चों, एक सवाल पूछते हैं, क्या बेसिक सैलरी 1, 2 या 3 या 4 साल में, क्या वो कभी कभी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? क्या बेसिक सैलरी कुछ कुछ वर्षों पर बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है? तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, इंक्रीमेंट लगता है। सर ये सैलरी क्यों बढ़ाई जाती है, इसका कारण क्या है? हाँ बच्चों, सैलरी क्यों बढ़ाई जाती है? सैलरी, आप बताओ, कर्मचारी जैसे जैसे पुराना हो रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है? कर्मचारी जैसे जैसे पुराना हो रहा है, तो क्या उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है? हाँ सर बढ़ रहा है। तो क्या एक्सपीरियंस बढ़ने से अब उसके काम की स्पीड बढ़ रही है? क्या एक्सपीरियंस बढ़ने से उसके काम की एक्यूरेसी बढ़ रही है? तो क्या उसके काम की स्पीड बढ़ रही है? क्या उसके काम करने की शुद्धता बढ़ रही है? क्या उसका काम अब और अच्छे से होता है?
बोलिए है कि नहीं, कि आपका अनुभव बढ़ रहा है तो आपके काम की स्पीड बढ़ रही है, आपके काम की एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो बच्चों एक्सपीरियंस भी तो क्वालिफिकेशन है। तो जो एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है उस वजह से समय समय पर क्या बढ़ाना पड़ता है, बेसिक सैलरी बढ़ानी पड़ती है। तो बोलो बच्चों ये बात समझ आई आपको कि बेसिक सैलरी क्यों बढ़ानी पड़ती है। अरे हमारा कर्मचारी जो काम 10 मिनट में करता था अब तो 3 मिनट में करता है, कई साल हो गए उसको। अरे भाई तो एक्सपीरियंस ये भी तो एक क्वालिफिकेशन है कि उसकी स्पीड बढ़ गई है, काम की एक्यूरेसी बढ़ गई है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आपको उसको बढ़ोतरी देनी पड़ेगी। तो इसलिए बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट भी करना पड़ता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो बेसिक सैलरी क्यों मिलती है, वो आपको क्वालिफिकेशन की वजह से मिलती है। सर एडवांस सैलरी क्या है। एडवांस आपको आवश्यकता है, जो पैसा 2 4 6 महीने बाद मिलना है पहले ही ले लिया। तो आपको आवश्यकता है जो पैसा 1 2 4 महीने बाद मिलना है पहले ही ले लिया, तो ये क्या है, एडवांस सैलरी है। और आप जानते हो क्या, मिलना था 4 महीने बाद मिल गया आज। हाँ तो मिलना था 4 महीने बाद, ड्यू, मिल गया आज, रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। बोलो अभी कुछ देर पहले बात याद आई कि नहीं, मिलना था 4 महीने बाद, ड्यू, मिल गया आज, रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, कौन जल्दी, आज लगाओ टैक्स। क्या समझ गए कि एडवांस सैलरी पे टैक्स आज क्यों लग रहा है, मिलना था बाद में, मिल गया आज, ड्यू था बाद में, रिसिप्ट है आज, विच एवर इज अर्लियर, आज लगाओ टैक्स। तो इसलिए एडवांस सैलरी पे क्या लगा दिया, टैक्स। तो जिन कर्मचारियों के बॉस से अच्छे रिश्ते होते हैं तो बॉस उनको उनके कहने पर दे देता है एडवांस सैलरी। आइए जरा बात करते हैं व्हाट इज एरियर सैलरी। तो बॉस ने बेसिक सैलरी दी जो हर महीने मिलती है, बॉस ने समय आया नहीं था मगर एडवांस सैलरी दे दी तो भी सैलरी में टैक्सेबल करो। और बॉस ने आपको क्या दिया है भाई, एरियर सैलरी दी है। सर व्हाट इज एरियर सैलरी, अच्छा बच्चों समझाते हैं कि व्हाट इज एरियर सैलरी। सुनिएगा, आपके पिताजी को सैलरी मिल रही थी सन 2015 से हर महीने 10,000 पर मंथ। तो आपके पिताजी को सैलरी कितनी मिल रही थी, 10,000 पर मंथ। फिर आपके पिताजी को 2019 में बताया गया अब आपकी सैलरी 12,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक, तो बच्चों पिताजी की सैलरी हर महीने कितना बढ़ गई, कितना बढ़ गई। हाँ तो बच्चे कह रहे हैं सर पिताजी की सैलरी हर महीने 2,000 बढ़ गई। बिल्कुल सही, पिताजी बड़ा खुश, यार अब तो सैलरी 10,000 नहीं 12,000 मिलेगी। मगर ये क्या, जब जनवरी में पेमेंट आया तो फिर 10,000 आया। अरे ये क्या भाई, फिर जब फरवरी में पेमेंट आया फिर 10,000 आया। अब पिताजी बोल रहे हैं कि ये क्या चक्कर है भाई, आपने तो कहा था कि सैलरी 12,000 हो गई और सैलरी तो अभी भी 10,000 मिल रही है। तो लोग बताए सरकारी काम है ना, सरकारी टाइम लगेगा, टाइम। तो बेचारे पिताजी परेशान है, फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। सैलरी पहले भी 10,000 थी, अब भी 10,000 है, मूर्ख बना दिए, झूठ मूठ बोल रहे हैं 12,000। और ऐसा बच्चों 2 साल चला, पूरा 2019 बीत गया और पूरा 2020 बीत गया, पूरा 2 साल बीत गया और बेचारे पिताजी को सैलरी वही 10,000 मिल रही है, जबकि अनाउंसमेंट था 12,000 का। लेकिन एक दिन तो बच्चों पिताजी का हर महीने 2,000 नुकसान हुआ है। और 1 साल 2 साल, एक साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना, तो हर महीने 2,000 नुकसान और 24 महीनों में 48,000 का नुकसान हुआ है। बोलो आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। भाई आपको तय हुआ था 10,000, मिल रहा, तय हुआ था 12,000, दे रहे हो 10,000, हर महीने 2,000 कम दे रहे हो और 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा, पूरा 2019 निकल गया, पूरा 2020 निकल गया। अब जब 2021 आया तब जाकर आपको 12,000 महीना मिलने लगे, अब जाकर। लेकिन पिताजी फिर भी बहुत नाराज है। बताओ अनाउंसमेंट कब का था, मिल कब से रही है, 2021 से मिल रही है, हमारा 2 साल गया ना। तो एक दिन पिताजी को वो 48,000 मिल गया, एक दिन उनके खाते में लिख कर आया एरियर सैलरी 48,000। क्या बच्चों ने एरियर सैलरी का मतलब समझा, क्या बताओ, क्या बच्चों ने एरियर सैलरी का मतलब समझा कि अगर तुम्हारा कुछ 10 और 12,000 का 2,000 का डिफरेंस, जो 2,000 महीने के हिसाब से 24 महीने का 48,000 मिलता है कभी, कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, देर सवेर देंगे, तो वो होता है एरियर सैलरी। जो आपका रुका हुआ पेमेंट था, फंसा हुआ पेमेंट था, किसी वजह से अटक गया था, जो ग्रेडिंग का डिफरेंस था वो मिलता है, तो वो एरियर सैलरी कहलाती है। तो चाहे नॉर्मल सैलरी मिले तब भी टैक्सेबल, एडवांस में लोगे तब भी टैक्सेबल, पुराना बकाया निकलता है मिलता है तब भी टैक्सेबल, छोड़ेंगे तो नहीं आपको सैलरी टैक्सेबल होगी।
विष्णु कहते हैं टीडीएस किसका काटेंगे? विष्णु जो ये एरियर मिला है ना, एरियर, पहली बात तो आपको 10,000 ही मिल रहा था, तो टैक्स तो आपका 10,000 के हिसाब से बना। लेकिन जो आपको अभी 48 मिला है, इसका अलग टैक्स बनेगा, इसका अलग टैक्स बनेगा। तो रिलीफ वगैरह भी मिलेगी, लेकिन वो आपका कोर्स बीकॉम का नहीं है भाई। टीडीएस विष्णु 10,000 पे कटेगा, 12,000 मिला ही कहाँ था, एंट्री तो 10,000 की चल रही थी। हाँ बच्चों, आइए बात करते हैं किसकी, बात करते हैं बोनस की। बोनस, एक संस्था को, एक कंपनी को फायदा हुआ है, तो बॉस को, कंपनी को, एम्प्लॉयर को क्या हुआ? फायदा हुआ है, बिजनेस में बड़ा तगड़ा फायदा हुआ। तो मेरा सवाल आपसे है बच्चों, हमारा सवाल आपसे है कि बॉस की कंपनी को फायदा हुआ, तो आप बताओ अकेले बॉस की मेहनत है या सारे वर्कर, लेबर, एम्प्लॉय सबकी मेहनत है? अगर बॉस की कंपनी को तगड़ा प्रॉफिट हुआ, तो क्या अकेले बॉस ही मर मर के प्रॉफिट कमाया है या पूरी टीम का योगदान है, एम्प्लॉय का, लेबर का, वर्कर का? हाँ, तो बच्चे कहते हैं सर सीधी सी बात है, सबने मेहनत की होगी ना, सबने। तो बताओ बॉस को तगड़ा फायदा हुआ, तो क्या बॉस को उस फायदे का कुछ हिस्सा वर्कर और एम्प्लॉय को देना चाहिए कि नहीं? कि बॉस को अगर फायदा हुआ तो अकेले तुम्हारी मेहनत थोड़ी ना है, फायदा हुआ सबकी वजह से हुआ, तो बॉस को कुछ फायदे का हिस्सा अपने एम्प्लॉय, वर्कर सबको देना चाहिए, और बॉस वो देता है तो वो कहलाता है बोनस। जब बॉस की कंपनी को फायदा होता है, तो फायदा अकेले बॉस की वजह से नहीं हुआ, सबका कंट्रीब्यूशन था, तो कर्मचारी को क्या मिलता है? बोनस मिलता है। जैसे आपने सुना होगा, गुजरात में एक हीरा व्यापारी था और उसने अपने हर सैकड़ों, हर कर्मचारी को कार दी, कार की चाबी दी, कार दी, मोदी जी के हाथों दिलवाया था। कि गुजरात में एक हीरा व्यापारी, न्यूज में आया था, न्यूज चैनल, न्यूज पेपर सब पे आया था कि गुजरात में एक हीरा व्यापारी है, उसने हर कर्मचारी को, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था, हर कर्मचारी को बोनस के रूप में क्या दिया? कार गिफ्ट की। पूरे देश में हलचल मची थी, भाई क्या बात है, हर कोई सोच रहा है काश हम भी वही होते। तो ऐसा करते हैं बॉस लोग कि बढ़िया प्रॉफिट होता है तो वो अपने कर्मचारियों को क्या देते हैं? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देते हैं, ताकि वो मोटिवेट रहे भाई, मोटिवेट रहे कि हमारी संस्था को प्रॉफिट हुआ तो हमें भी मिलता है, हमें मेहनत करना चाहिए। वरना अकेले बॉस कमाएगा तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, हटाओ यार हमसे क्या मतलब, कमाते अपने हैं और मरे हम लोग और हमें कुछ मिलना ही नहीं है। तो अक्सर वो बोनस देते हैं। श्वेता कहती है बोनस पर मंथ मिलता है। नहीं श्वेता, अब आप ही सोचो कि क्या प्रॉफिट हर मंथ हो रहा है? नहीं, प्रॉफिट तो साल भर में जब कैलकुलेशन होगा तो प्रॉफिट एक बार होगा, प्रॉफिट एक बार होगा, तो बोनस नॉर्मली साल भर में एक बार मिलता है। लेकिन आप बच्चों को क्वेश्चन सिखाने के लिए जैसा बोलते, लेकिन आप बच्चों को क्वेश्चन सिखाने के लिए जैसा बोलते, अगर वो कहेगा एक साल में एक बार मिलता है तो एक बार, अगर वो कहता है पर मंथ मिलता है तो पर मंथ, क्योंकि भाई किताब में सिखाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, असली दुनिया में बोनस साल भर में एक बार मिलता है। हमारी किताबी दुनिया में जो दिलवा दे, जैसे दिलवा दे वैसे मान लेना। बच्चों, कमीशन कल समझाएंगे, हम इस चर्चा को यहाँ क्लोज करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया और कल डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के आगे। ठीक, कमीशन से शुरू करेंगे और कल ये सब पढ़ाएंगे, डिडक्शन वगैरह सब पढ़ाएंगे। हाँ बच्चों, सत्यम सर टीडीएस कितने अमाउंट, क्या मतलब सत्यम टीडीएस कितने अमाउंट? तो क्वेश्चन तो है नहीं, कल पूछ लेना जो भी होगा। चलो बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में। कल पर डिडक्ट होता है। सत्यम, अगर आपका सैलरी जो है वो 5 लाख रुपया क्रॉस कर गई, ये वाली सैलरी, तो डिडक्ट करेंगे टीडीएस, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, 5 लाख क्रॉस करना चाहिए एनुअली, ये वाला अमाउंट, ये वाला, तब टीडीएस कटेगा, वरना नहीं कटेगा। चलो बच्चों, मिलते हैं कल वाली क्लास में, बात करते हैं। याद दिलाना कहाँ से? आप हमें कमीशन से याद दिलाओगे। थैंक यू।